हेलो व्यूअर्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए लेकर आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है। आज का वीडियो जो संबंधित है वह है जो 7वें चरण की शिक्षक बहाली होनी है, उससे ही संबंधित यह आज का वीडियो होगा। वीडियो में जो 7वें चरण की शिक्षक बहाली होनी है उससे संबंधित क्या नई नियमावली आने वाली है, कैसे बहाली होने वाली है, सभी बिंदुओं पर जो है हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट जो है उसको विस्तृत विश्लेषण आज इस वीडियो में करने वाले हैं, जिससे बहुत हद तक जो है आपको जानकारी स्पष्ट हो पाएगी। आपने बहुत सारे न्यूज़पेपर के माध्यम से विभिन्न न्यूज़ों को देखा होगा कि आयोग से होगी शिक्षकों की नियुक्ति, बिहार में 7वें चरण की शिक्षक की नियुक्ति जल्द होने वाली है, सूबे में आयोग से होगी शिक्षकों की नियुक्ति, पूरे प्रदेश में एक ही नियमावली सभी प्रकार के शिक्षकों पर लागू होगी, 2 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती होने वाली है, नगर और पंचायत से नहीं होगी, अब जो भर्ती होगी आयोग से होगी, 7वें चरण से यह जो है नई व्यवस्था लागू होगी। विभिन्न समाचार पत्रों में आपने अभी तक बहुत सारे खबरों को देखा होगा, शिक्षा मंत्री के स्टेटमेंट को देखा होगा, लेकिन हम वीडियो में आज उन समाचार पत्रों से निकले निचोड़, शिक्षा मंत्री के स्टेटमेंट और विभागीय सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके आधार पर एवं जो विभिन्न माध्यमों से खबरें उभर कर आ रही है उन सभी के निचोड़ से हमने जो है इस वीडियो में आपके मन में उठ रहे सारे प्रश्नों को हल करने का कोशिश किया है और हर प्रश्न जो आपके मन में 7वें चरण की बहाली के संबंध में आ रहे होंगे उसको जो है स्पष्ट करने की कोशिश की है। आज के वीडियो में हम सभी बिंदुओं पर एक एक करके बात करने वाले हैं। 7वें चरण की बहाली का इंतजार शिक्षक अभ्यर्थी जो सीटेट, बीटेट, डीएलएड, बीएड पास करके बैठे हुए हैं, बहुत दिनों से संघर्षरत हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं बहाली को लेकर, लेकिन अभी तक बहाली शुरू नहीं हुई है क्योंकि नई नियमावली बन रही है। तो उसमें क्या क्या प्रावधान होने जा रहे हैं उन सारे बिंदुओं पर आज हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे क्योंकि हर बिंदु पर हम लोग विस्तृत बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हमको देखने को मिलेगा कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली क्या है, नई नियमावली और नियुक्ति कब तक होने वाली है, नियमावली कब आएगी, नियुक्ति कब तक होगी, नियोजन इकाई जो समाप्त करने की बात हो रही है और आयोग से नियुक्ति की बात हो रही है वह कैसे होगी, नई नियुक्ति व्यवस्था में आवेदन कैसे करना होगा, नई नियुक्ति व्यवस्था में जो बहाली होगी उसका मेधा सूची कैसे बनेगा, नियोजन इकाई की संख्या जो 9222 से घटाकर 38 करने की बात हो रही है उसका क्या मतलब है, उसमें बात हो रही है कि आपके सेवा निरंतरता और वेतन संरक्षण का प्रावधान करने का बात हो रहा है, उसका क्या मतलब है, विशेष शिक्षकों, प्रयोगशाला सहायकों और अनुदेशकों की नियुक्ति का क्या नियम आने वाला है, उसके बाद नई नियोजन नियमावली में नए नियोजन इकाई व्यवस्था से क्या फ़ायदा मिलेगा, इसको हम लोग देखने वाले हैं। 7वें चरण की पूरी बहाली की प्रक्रिया कैसे पूर्ण होगी, उसके बाद 7वें चरण में लगभग कुल कितनी बहाली होगी, इन सारे प्रश्नों को जो आपके मन में उठ रहे हैं उनका जवाब आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं। तो एक एक करके सारे प्रश्नों को हम लोग इसमें समझने और उसके संबंध में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करने वाले हैं। तो आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आज का जो अभी का वीडियो है यह विभिन्न समाचार पत्रों और शिक्षा मंत्री के स्टेटमेंट से लेकर विभागीय सूत्रों के आधार पर हमने बनाया है। जब यह जो नियमावली है कैबिनेट से अभी पास नहीं हुई है, नियमावली जो है बनने के अंतिम ओर है, तो जब अंतिम पड़ाव में है, जब नियमावली बन जाएगी और कैबिनेट से नियमावली पास हो जाएगी तो जो नियमावली विभागीय आएगी उसका भी विस्तृत विश्लेषण लेकर आएंगे और नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी जब तक नहीं होगी तब तक जो भी अपडेट आएंगे उसका सारा का वीडियो आपको यहाँ मिलेगा। और साथ ही साथ आपके 7वें चरण के बहाली आने से लेकर और आपके बहाल होने पर आपके स्कूल में योगदान करने से लेकर और बाद में शिक्षकों से संबंधित जो भी नियम नियमावली या कार्य आते हैं उससे संबंधित वीडियो इस पर आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि यह शिक्षा और आपके शिक्षक जगत से ही संबंधित चैनल है। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह चैनल आपके बहाली के साथ भी और बहाली के बाद भी जो भी आपके लिए अपडेट आएगा वह वीडियो आपको यहाँ मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेंगे।
आइए आगे हम लोग देखते हैं जो प्रश्न इससे उभर के आ रहे हैं उसके बारे में हम लोग विस्तृत विश्लेषण करते हैं। पहला प्रश्न आ रहा है कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली क्या है। तो जो लोग जो 7वें चरण की शिक्षक बहाली के लिए संघर्षरत हैं, इसमें अपियर होने वाले हैं, वे लोग तो समझ रहे हैं कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली क्या है। फिर भी शॉर्ट में इसको हम लोग देखेंगे। तो 7वें चरण की शिक्षक बहाली है कि आपको जो 2003-05 में शिक्षा मित्र के रूप में बहाली हुई थी, जिनका पंचायत शिक्षक के रूप में 2006 में बहाली हुई, फिर जो है 2008 में बहाली हुई, फिर जो है 2010 में बहाली हुई, उसके बाद 2011 में जो टीईटी हुआ वो बहाली 2013 से शुरू हुई जो 15 तक चली। उसके बाद फिर इधर आके बहाली हुई, फिर जो है छठा चरण की बहाली जो है 21 से शुरू होकर 22 तक चली। तो टोटल जो है अभी तक जो 6 फेज की बहाली हो चुकी है, छठे चरण तक की बहाली हो चुकी है। तो यह जो होनी है 7वें चरण की बहाली होनी है, यानी जो भी बिहार के अभ्यर्थी सीटेट, बीटेट, डीएलएड, बीएड पास करके बैठे हुए हैं, उनकी जो इस बार की बहाली होगी वे 7वें चरण की बहाली होगी। समय समय पर जो नई नियमावली आते रहती है और अलग अलग चरणों में जो बहाली होती रहती है उसी को बहाली का फेज का नाम दिया जाता है। फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, वैसे करते करते 6th फेज यानी छठा चरण तक की बहाली इसके पहले हो चुकी है। और इस बार जो है आपको 7वें चरण की 7th फेज की बहाली जो है वो होने वाली है। तो यहीं 7वां चरण का बहाली है कि 7वां चरण के बहाली की नई नियमावली बन रही है। जो 2006 में बहाली हुई थी उस समय एक नियमावली बनी थी, फिर आपको 2014 में जो बहाली हुई टीईटी से उसके लिए 2012 में नियमावली बनी थी, 2012 नियमावली से बहाली हुई थी। फिर जो है छठा चरण के बहाली के पहले 2020 में भी नियमावली आई थी और पुनः 2020 नियमावली को भी संशोधित करके 2023 में नई नियमावली बन रही है। नियमावली को अंतिम रूप दिया जा रहा है, उसके बाद कैबिनेट से पास होने के बाद उस नियमावली को सार्वजनिक किया जाएगा और 7वें चरण की बहाली में जो है नई नियमावली को लागू की जाएगी और नई व्यवस्था के तहत 7वें चरण की बहाली होगी। यही 7वें चरण की बहाली है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला जो प्रश्न हम लोग के मन में उठ रहा है कि जो नई नियमावली है यह कब तक आएगी और नियुक्ति कब तक होगी। तो यह प्रश्न जो है कितने दिनों से हम लोग अभी इंतज़ार में हैं कि कब तक बहाली होगी, कब तक बहाली होगी। जो भी अभ्यर्थी हैं वे आंदोलन भी किए, संघर्षरत हैं बहाली को लेकर, लेकिन बार बार जो है सिर्फ आश्वासन मिल रहा है कि इस महीने से बहाली होगी। लेकिन विभागीय सूत्रों से जो पता चल रहा है उसके अनुसार जो नई नियमावली है उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है, नियमावली बन रही है और कैबिनेट से पास करके संभवतः, जैसा कि शिक्षा मंत्री का भी स्टेटमेंट है, तो संभवतः मार्च तक जो है यह नियमावली आएगी। तो मार्च में नियमावली आने की संभावना है और आपको मार्च में यदि नियमावली आ जाती है तो बहाली समझिए 23 से शुरू हो जाएगी। यह अलग बात है कि जब भी शिक्षक की बहाली होती है तो लंबा प्रोसेस जाता है, साल 2 साल में जाकर ही नियुक्ति पत्र मिलते हैं। लेकिन चूंकि इस बार नियमावली में कुछ संशोधन किया जा रहा है, अगर वह संशोधन होता है और वैसे ही आवेदन होता है तो समझिए कि बहाली, अगर सरकार की मंशा सही हो, सरकार चाहे तो बहाली जल्द ही हो सकती है। तो नियमावली मार्च तक आने की संभावना है, फरवरी में कहा जा रहा है, लेकिन मार्च तक यदि नियमावली आ जाती है तो नियुक्ति की जो आपकी बहाली की जो शुरुआत है वह 2023 से होगी। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें पहले इस बार करना है कि पहले होगा 10+2 की बहाली होगी, उसके बाद जो है हाई स्कूल की बहाली होगी जो 9th 10th के लिए होता है, उसके बाद जो है बहाली होगी वह होगी प्राइमरी की होगी 1 to 8 की होगी। तो पहले स्नातकोत्तर शिक्षक की बहाली होगी, उसके बाद स्नातक शिक्षक जो हाई स्कूल के लिए बहाली होती है वो होगी, उसके बाद 1 to 8 के लिए प्रारंभिक स्कूलों के लिए बहाली होगी। तो यह जो सरकार का इस बार मंशा है कि बहाली जो किया जाए, वह चूँकि बहाली जब भी होती है तो पहले प्राइमरी की बहाली होती थी, लेकिन इस बार हो रहा है कि नहीं, पहले प्राइमरी की बहाली नहीं हो करके पहले हाई स्कूल की बहाली की जाएगी। क्योंकि पहले
प्राइमरी की बहाली हो जाती है और उसके बाद जब हाई स्कूल की बहाली होती है तो बहुत सारे शिक्षक साथी प्राइमरी को छोड़कर हाई स्कूलों में नियुक्त हो जाते हैं, जिससे जो है प्राइमरी में रिक्ति खाली की खाली रह जाती है। इसलिए सरकार इस बार ऊपर से शुरू कर रही है कि पहले +2 शिक्षकों की बहाली करेंगे, उसके बाद हाई स्कूल का करेंगे, तब जो है प्रारंभिक स्कूलों का करेंगे। फर्स्ट सोच यह है गवर्नमेंट का कि शिक्षक जो है नीचे से ऊपर की ओर जाए नहीं, इसलिए ऊपर से ही बहाली शुरू होगी, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि चूँकि प्राइमरी में छठे चरण में कुछ बहाली हुई है, लेकिन हाई स्कूलों में बहुत सारे पद रिक्त हैं, जिससे हाई स्कूल का संचालन नहीं हो पा रहा है। इसलिए हाई स्कूलों में जल्द से जल्द बहाली करनी भी ज़रूरी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पंचायत स्तर पर हर पंचायत में एक +2 स्कूल हो चुका है, लेकिन कहीं भी शिक्षक नहीं है। बिना शिक्षकों का ही हाई स्कूल हर पंचायत में चल रहा है। तो समझिए कि अगर नियमावली मार्च तक आ जाती है, तो नियमावली अगर मार्च तक आ जाएगी तो 23 से बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी और यह 24 में जा कर के समाप्त हो जाएगा। चूँकि बहाली की जो प्रक्रिया होती है थोड़ी लंबी चलती ही है, सरकार उसको डिले किसी नियम को लगाकर करती ही है। इसलिए अगर मार्च में नियमावली आ जाती है तो संभवतः आपको मई जून से बहाली शुरू की जाएगी। पहले +2 हाई स्कूल करते करते आपको 24 तक जा कर के नियुक्ति हो सकती है। अगर सरकार की मंशा सही हो तो बहाली समय से होगी। तो एग्जैक्ट डेट अभी क्लियर कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि हर बार डेट मिलता है और उसको आगे एक्सटेंड किया जाता है। इसलिए जो है संभवतः माना जाए कि मार्च में नियमावली आएगी और बहाली की प्रक्रिया 23 से शुरू होकर 24 में जाकर नियुक्ति पत्र मिल सकता है, ऐसा आशा रखा जाए। अगला क्वेश्चन जो उठ रहा है वह है कि नियोजन इकाई समाप्त कर आयोग से नियुक्ति कैसे होगी। तो अभी तक जो नियोजन होता रहा है, हम लोग का भी जो नियोजन हुआ था, तो हम लोग जो 2014 में भी बहाल हुए, तो इसमें क्या था कि टोटल बिहार में 9,222 जो है नियोजन इकाई थे। इसको बांटा गया था जिला स्तर पर। हाई स्कूल +2 के लिए जिला परिषद से बहाली होती थी, नगर निगम से बहाली होती थी। उसके बाद जो है आपको ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक इकाई बनाया गया था, पंचायत स्तर पर पंचायत इकाई बनाया गया था। जो 1 to 5 के जो बेसिक स्कूल प्राथमिक विद्यालय होते हैं उसमें पंचायत स्तर से बहाली होती थी। जो 1 से 8 तक के स्कूल थे उसमें बेसिक और स्नातक ग्रेड यानी 1 to 5 और 6 to 8 दोनों की बहाली जो है ब्लॉक नियोजन इकाई द्वारा होता था। और शहर में जो बहाली होती थी वह जो है आपको नगर निगम द्वारा होता था और हाई स्कूलों में जिला परिषद द्वारा बहाली की जाती थी। तो इसको इस बार कहा जा रहा है कि 9222 जो नियोजन इकाई थे, इस सारे नियोजन इकाई को समाप्त किया जाएगा और आयोग बनाया जाएगा। अब वो आयोग कुछ भी हो सकता है, या तो बिहार लोक सेवा आयोग को बहाली का जिम्मा दिया जाए, या बिहार कर्मचारी चयन आयोग को दिया जाए, या फिर बिहार शिक्षा के नाम से या बिहार शिक्षा सेवा के नाम से एक आयोग बनाया जाए। बिहार शिक्षा सेवा आयोग के नाम से आयोग बना करके बहाली की जाए। लेकिन आयोग को इस बार सौंपा जाएगा बहाली को, क्योंकि सरकार कह रही है कि चूँकि अलग अलग नियोजन इकाई 9222 नियोजन इकाई बनाने से, छोटे छोटे नियोजन इकाई बनाने से एक तो बहाली भी पूर्ण करने में समस्या होती है और दूसरा फर्जीवाड़ा की भी संभावना बहुत होती है। पंचायत स्तर पर इसमें खास करके जो है फर्जीवाड़ा बहुत देखने को मिला है अभी तक के बहाली में। इसलिए जो है सरकार इस बार चाह रही है कि आयोग के द्वारा बहाली करें, क्योंकि पारदर्शी और निष्पक्ष रूप से बहाली हो सके। इसलिए नियोजन इकाई को समाप्त करके आयोग से नियुक्ति करने की बात हो रही है कि 9222 जो नियोजन इकाई बनाए गए थे अभी तक के बहाली में, एक आदमी जो है 30 जगह 35 जगह 50 जगह 100 जगह 200 जगह लोग घूम घूम के फॉर्म भरते थे। पंचायत स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक फॉर्म भरने के लिए जो है पूरे बिहार में लोग फॉर्म भरने लगते थे। एक आदमी जो है 300 फॉर्म करता था आवेदन, और उसके बाद आवेदन करने के बाद
एक ही व्यक्ति जिसका मेरिट हाई रहता था, सभी जगह नाम आता था, फिर से रिक्ति वैसे ही कि वैसे ही रह जाती थी। जैसे 7वें चरण में भी लगभग जो 94,000 के करीब में रिक्ति थी, लेकिन 47-48 हज़ार शिक्षकों की ही बहाली हुई और बाकी के जो रिक्ति थे वे सभी खाली के खाली रह गए, क्योंकि जिनका मेरिट हाई था वो जितने जगह भरे थे उनका सभी जगह मेरिट हाई होने से उन्हीं का नाम आ गया, और वह एक जगह गए और बाकी जगह सीट खाली रहा। उसमें जो है कई बार बुलाया जाता है लेकिन फिर भी रिक्ति खाली की खाली रह जाती है। इसलिए जो है इस बार नियोजन इकाई को समाप्त करके और आयोग से बहाली करने की बात हो रही है। और या तो वह आयोग बीपीएससी हो या फिर बीएसएससी हो या फिर बिहार शिक्षा सेवा आयोग के नाम से जो है बहाली हो, तो किसी भी आयोग से बहाली कराई जाएगी, लेकिन इन नियोजन इकाइयों को समाप्त इस बार किया जाएगा, ऐसा बात उभर करके आ रहा है। शिक्षा मंत्री ने भी स्पष्ट संकेत दे दिया है कि नियोजन इकाई को समाप्त करके आयोग द्वारा बहाली इस बार होनी है। तो अगर यह होता है कि नियोजन इकाई को समाप्त कर आयोग द्वारा बहाली की जाती है तो एक इससे बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि आपके आर्थिक भी हानि होती थी। बहुत जगह से फॉर्म भरने में शारीरिक भी आपको कष्ट होता था कि जहाँ कभी गए नहीं, जिस जगह को जानते नहीं, वहाँ भी चूँकि नियुक्ति को लेकर असमंजस होता था कि कम जगह भरेंगे तो होगा कि नहीं होगा, तो कई जगहों पर भरने के लिए हम लोगों को परेशानी उठानी होती थी और रिक्ति भी खाली की खाली रह जाती थी और नियुक्ति हो नहीं पाती थी। इसलिए नियोजन इकाई समाप्त कर अगर केंद्रीयकृत रूप से बहाली की जाती है तो यह स्वागत योग्य होगा। अगला जो प्रश्न इन सब व्यवस्थाओं में उभर कर आ रहा है वह आ रहा है कि नई नियुक्ति व्यवस्था में आवेदन कैसे होगा, क्योंकि पहले जो 9222 नियोजन इकाई होते थे तो उसमें यही होता था कि अगर आप ब्लॉक स्तर पर भर रहे हैं तो ब्लॉक में फॉर्म जमा होता था, पंचायत स्तर पर भर रहे हैं तो पंचायत में होता था, ऑफलाइन फॉर्म को भरा जाता था। आप ऑफलाइन फॉर्म भर करके जो है वहाँ पहुँच करके या डाक से आपको हर नियोजन इकाई में अलग अलग आवेदन करना होता था। उसके बाद जो है आपको नेट से जल्दी मेरिट लिस्ट भी नहीं मिल पाता था, फिर आपको जाकर वहाँ मेधा सूची अपना देखना होता था, बहुत सारे आपको दिक्कत होते थे। तो नई नियुक्ति व्यवस्था में आवेदन का जो कहा जा रहा है वह कहा जा रहा है कि केंद्रीयकृत रूप से होगा। इसमें केंद्रीयकृत रूप से आवेदन करने की बात हो रही है। केंद्रीयकृत रूप से आवेदन का अर्थ यह होगा कि आपको एक ही आवेदन करना होगा, एक अभ्यर्थी एक ही आवेदन को देंगे और वह फॉर्म जो भराएगा वह भराएगा ऑनलाइन केंद्रीयकृत आवेदन होगा। आप ऑनलाइन फॉर्म को भरेंगे, जो डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा उसको अपलोड करेंगे और जिस आयोग को दिया जाएगा बहाली के लिए वहीं केंद्रीयकृत ऑनलाइन आवेदन आपसे लेगा और आपके मेरिट के आधार पर आपको बताएगा कि आपको चॉइस मांगेगा, आप चॉइस देंगे, वहाँ आपको भर्ती होने का दिया जाएगा। तो इस बार जो नई नियुक्ति व्यवस्था में आवेदन होगा वह केंद्रीयकृत होगा, एक व्यक्ति एक ही आवेदन करेंगे, चॉइस मांगा जाएगा। अब पूरा नियम जो है जब नियमावली आएगी तभी क्लियर हो पाएगा कि चॉइस 5 मांगा जा रहा है कि 10 मांगा जा रहा है, कैसे चॉइस मांगा जा रहा है। आयोग जो है मेरिट बना करके शिक्षा विभाग को देगा कि कैसे क्या करेगा। जब नियमावली आएगी तो और स्पष्ट रूप से क्लियर हो पाएगा, क्योंकि बात हो रही है कि जो पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर अलग अलग जो है इसमें अधिकार होते थे उनको समाप्त करके जिला का जो शिक्षा विभाग है, डीओ कार्यालय है, उसको जो है इसका अधिकार दिया जाएगा। पूरे नियमावली को और नियुक्ति को वहीं देखेंगे और आपसे संबंधित जो भी नियमावली होंगे उसको कंट्रोल करने का अधिकार उन्हीं के पास होगा। आपका वेतन का कोई चीज़ हो, मामला हो या आपका बहाली का मामला हो, ये सारे जो है आपको जिला स्तर से देखे जाएंगे, आपका जिला संवर्ग बनाया जाएगा। कहने का सेंस यह है कि जो पंचायती राज के तहत बहाली होती थी वह अब जिला संवर्ग के तहत होगा और शिक्षक जिला संवर्ग के होंगे, जिससे स्थानांतरण में भी जो असुविधा होती थी वह असुविधा दूर होगी।
क्योंकि पहले पंचायत स्तर पर अलग अलग जो है कैटेगरी के अनुसार जो रोस्टर बनता था उस अनुसार नहीं मिलने के कारण जो है अभी तक स्थानांतरण का नियमावली भी नहीं आ पाया है। तो केंद्रीकृत आवेदन होगा और जिला संवर्ग में बहाली होगी, जिला द्वारा बहाली होगी। आयोग सिर्फ यह करेगा कि आवेदन करा के और आपका मेधा सूची निकाल कर और शिक्षा विभाग को सौंप देगा। ऐसा ही बात जो है विभागीय उभर करके सामने आ रहा है। अगला जो प्रश्न हम लोग के मन में आ रहा है, इन सारे समाचार पत्रों और शिक्षा मंत्री के स्टेटमेंट और विभागीय जानकारी के आधार पर कि नई नियुक्ति व्यवस्था में मेधा सूची कैसे बनेगी, सबसे महत्वपूर्ण यह है। तो अभी तक जो मेधा सूची बनती थी, जब से टीईटी की बहाली हो रही है, तो मेधा सूची ऐसे बनता था कि मान लीजिए कि 1 to 5 के लिए मेधा सूची जो बनती थी वह कैसे बनती थी। तो आपको मैट्रिक के मार्क्स, उसके बाद इंटर के मार्क्स और आपके डीएलएड मार्क्स, इन तीनों के मार्क्स को जोड़ दिया जाता था। मान लीजिए कि मैट्रिक में आपको 60% मार्क्स है और इंटर में आपको 70% मार्क्स है और डीएलएड में आपको मान लीजिए 80% मार्क्स है। तो तीनों को जोड़ दिया जाता था तो 210 हो गया, 210 हुआ। जब 210 यह हुआ तो इसमें क्या किया जाता था कि 3 से भाग दे दिया जाता था, क्योंकि 3 शैक्षणिक योग्यता का था। तो 3 से आप भाग दे दिए तो जो एवरेज आ जाता था वह एवरेज होता था 70%। तो आपका 70% मान लीजिए कि 70% हो गया, आपका शैक्षणिक का 70% हो जाता था। और इसमें जो टीईटी का होता था, सीटेट या बीटेट का, तो उसमें क्या नियम था कि अगर 90 से 104 तक आपका है, यानी 60% से 70% तक है तो 2 अंक मिलता था। अगर मान लीजिए 70 से 80% तक रहता था तो 4 अंक मिलता था, उसके ऊपर रहता था तो 6 अंक मिलता था। तो इसको जोड़ा जाता था। तो 70 आपका हो गया शैक्षणिक और 2 अंक वेटेज जोड़ा जाता था आपके टीईटी के मार्क्स के आधार पर, तब 72। यानी आपका जो मेधा सूची बनता था वह बनता था 72 नंबर पर। अभी तक जो व्यवस्था थी यह थी कि आपके शैक्षणिक योग्यता को जितना है, जैसे मैट्रिक इंटर है और डीएलएड है, तो तीनों के मार्क्स को जोड़ दीजिए, 3 से भाग दे दीजिए, जितना आया उसमें जो है फिर वेटेज जोड़िए टीईटी का 2, 4, 6 जो वेटेज होगा उस वेटेज को जोड़कर वह आपकी मेधा सूची होती थी। यह था 1 to 5 का। उसके बाद आपको मान लीजिए 6 to 8 का जो होता था वह होता था आपका 10th का मार्क्स, उसके बाद इंटर का मार्क्स, उसके बाद जो है ग्रेजुएशन का मार्क्स, उसके बाद ग्रेजुएशन के मार्क्स, इन तीनों को, उसके बाद बीएड का जो 6 to 8 के लिए होते थे बीएड का, इन चारों के मार्क्स को क्या किया जाता था कि जोड़ा जाता था। और जो आता था उसमें जो है फिर टीईटी के वेटेज 2, 4, 6 जो होते थे उसको जोड़ करके तो आपकी मेधा सूची बनती थी। वैसे ही जो हाई स्कूल के लिए होता था, तो हाई स्कूल के लिए भी ऐसा ही होता था कि हाई स्कूल के लिए मेधा सूची जो बनती थी, तो हाई स्कूल के लिए भी ऐसा ही बनता था कि 10th का मार्क्स आपका, उसके बाद 12 का मार्क्स, उसके बाद जो है बीए का मार्क्स, उसके बाद बीएड का मार्क्स, इन चारों को प्लस कीजिए और इसमें जो टीईटी का वेटेज था, टीईटी के वेटेज को 2, 4, 6 जो आपको रहता था वह इसमें जोड़ करके हाई स्कूल के लिए बहाली की जाती थी। जो +2 के लिए होता था, तब +2 के लिए क्या होता था कि जो +2 शिक्षक होते थे, 10+2 के लिए जो शिक्षक होते थे उनके लिए था कि 10th का था, उसके बाद 12 का, उसके बाद बीए का, उसके बाद पीजी का और तब जो था बीएड का। तो 1, 2, 3, 4, 5 जो होता था, तो जितना आया उसमें 5 से भाग दे दीजिए, इसको जोड़ दीजिए और 5 से भाग दे दीजिए, जितना आया उसमें जो है फिर टीईटी का वेटेज जोड़ दीजिए, स्टेट के वेटेज को जोड़ के अब तब मेरिट बनाया जाता था।
यानी 1 to 5 के लिए मैट्रिक, इंटर और डीएलएड को जोड़ के 3 से भाग दीजिए, और 6 to 8 के लिए मैट्रिक, इंटर, डीएलएड, 6 to 8 के लिए मैट्रिक, इंटर, बीए और बीएड और टीईटी का वेटेज। हाई स्कूल के लिए मैट्रिक, इंटर, बीए, बीएड और टीईटी का वेटेज। और 10+2 शिक्षक के लिए मैट्रिक, इंटर, बीए, पीजी और आपका बीएड, और उसको भाग दे दीजिए, 5 गो हो रहा है शैक्षणिक योग्यता, तो उसमें स्टेट का वेटेज। तो इस तरह जो है मेधा सूची बनती थी। नई नियमावली में क्या कहा जा रहा है? नई नियमावली में यह कहा जा रहा है कि अब जो है वेटेज जो मिलता था टीईटी का, तो टीईटी के वेटेज को इस बार हटाया जा रहा है। इस बार कहा जा रहा है कि जो आपका शैक्षणिक योग्यता होगा, तो शैक्षणिक का लिया जाएगा 40%, और टीईटी या एसटीईटी इसका लिया जाएगा 60%, और दोनों को जोड़ करके, इसका 40% और इसका 60%, दोनों को जोड़ करके जितना आएगा वह आपका मेधा सूची बनेगा। यानी आप 1 to 5 के लिए हैं, तो आपका मैट्रिक, इंटर और डीएलएड इसको जोड़ करके 3 से भाग दिया जाएगा और उसका 40%, और टीईटी में आपको जितना नंबर है 90, 95, 100, 105, उसका जो है 60%, और दोनों को जोड़कर जितना आएगा 1 to 5 के शिक्षक आप बनने के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपका बनेगा। वैसे ही 6 to 8 के लिए हैं तो आपको मैट्रिक, इंटर, बीए और बीएड का 40% और टीईटी का 60% जोड़ के बनेगा। हाई स्कूल के लिए हैं तो वहीं आपका शैक्षणिक का 40% और स्टेट का 60%। यानी नई जो मेधा सूची बनने की नियमावली आ रही है, तो उसमें यही करना है कि अब करेगा कि शैक्षणिक का 40% और टीईटी का 60%, तो टेट स्टेट का 60% और आपका शैक्षणिक जो मैट्रिक, इंटर, बीए, बीएड है उसका 40% निकाल करके जो आएगा वह आपका क्या बनेगा? वह आपका मेगा अंक बनेगा, और इस आधार पर आपकी बहाली होगी। शैक्षणिक का 40% और टेट स्टेट का 60%, यही मेधा अंक बनाने का जो है नियम होगा। इसमें आयोग को जब दिया जाएगा तो आयोग यही करेगा कि आपका डॉक्यूमेंट सब अपलोड कराएगा, और जो आप मार्क्स भरे हैं तो आपके शैक्षणिक का 40% और टीईटी का जो भरे होंगे उसका 60% दोनों को जोड़ेगा और मेधा अंक आपका बना करके शिक्षा विभाग को बहाली के लिए सौंप देगा। यह होगी नई नियुक्ति व्यवस्था में मेधा सूची बनाने की नियमावली। आगे है कि नियोजन इकाई की संख्या 9222 से घटाकर 38 करने की जो बात हो रही है, यह क्या है? तो पीछे भी हमने जैसे बताया कि पहले जो है पंचायत होता था, पंचायत स्तर, उसके बाद ब्लॉक स्तर होता था, उसके बाद जिला स्तर पे भी होता था, जिला परिषद इत्यादि, ये सारे मिला करके होते थे टोटल 9222। इतना नियोजन इकाई था पूरे बिहार में। आपको फॉर्म भरने में भी बहुत परेशानी होती थी, एक आदमी 200-300 जगह भरने के लिए पूरे बिहार में घूमते रहता था, और साथ ही साथ बहाली की प्रक्रिया भी बहुत निष्पक्ष नहीं हो पाती थी। इसलिए सरकार कह रही है कि बहाली पारदर्शी और निष्पक्ष हो, इसलिए इस बार जो है हम नियोजन इकाई 9222 को समाप्त करेंगे। और 38 का मतलब है कि चूंकि बिहार में 38 जिले हैं तो हर जिला में एक नियोजन इकाई होगा, यानी जिला संवर्ग हो जाएगा। शिक्षकों की जो बहाली होगी वह जिला संवर्ग में होगा, जिला संवर्ग में होगा नियोजन। तो अब इस व्यवस्था को हटाकर जिला संवर्ग, 38 जिला के 38 संवर्ग बनाए जाएंगे और आयोग द्वारा बहाली की जाएगी, और केंद्रीयकृत रूप से ऑनलाइन आवेदन जिला स्तर पर ही लिए जाएंगे। बिहार स्तर पर फॉर्म भराएगा लेकिन जिला चॉइस मांगा जाएगा और आपसे उसमें जगह का भी चॉइस मांगा जाएगा। आपके मेधा सूची के अनुसार, मेधा अंक के अनुसार आपको जो है
जो आपको चॉइस दिए हैं, अगर मेधा अंक में आपका आता है तो चॉइस आपको अपना मिल जाएगा। इसीलिए यह बताया जा रहा है कि 9222 नियोजन इकाई को समाप्त करके, यानी पंचायत स्तर और ब्लॉक स्तर, जिला स्तर को बंद करके सिर्फ जो है एक जिला संवर्ग बनाया जाएगा। 38 जिले के 38 ही नियोजन इकाई होंगे। यह बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। अगर ऐसा कैबिनेट से पास होकर के नियमावली आती है, जिला संवर्ग में बहाली होती है, तो बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। क्योंकि बहाली से लेकर और बहाली होने के बाद भी आज जो है हम लोग स्थानांतरण के लिए बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हर बार यही पेच बताया जाता है कि चूंकि 9222 नियोजन इकाई हैं, अलग अलग नियोजन इकाई में बहाली हुई है, इसलिए जो है स्थानांतरण करना आपका अभी संभव नहीं है। तो ये भी कहा जा रहा है कि जो नई नियमावली आएगी वो पहले से बहाल शिक्षकों पर भी लागू होगा। तो यदि ऐसा आता है तो यह स्वागत योग्य होगा। इन सब खबरों के बीच जो अगला भी चीज़ आ रहा है उभर कर, हम लोग कई जगह पढ़े हैं कि सेवा निरंतरता और वेतन संरक्षण का भी प्रावधान नई नियमावली में की जा रही है। तो सेवा निरंतरता और वेतन संरक्षण का प्रावधान क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। सेवा निरंतरता का मतलब होता है कि मान लीजिए कि पहले जो नियम था, जो अभी भी है, कि अगर नई नियमावली में यह बदल के आती है तो बहुत ही अच्छा होगा। यह कि नियमावली थी कि मान लीजिए 1 to 5 में आप बहाल हैं पहले से, और बाद में आप चल गए 6 to 8 में, तो यह पहले का सर्विस पीरियड मान लीजिए आप 5 साल काउंट आपका नहीं होगा। 5 साल आप नौकरी किए तो यह काउंट नहीं होता था, आपका फिर से नया बहाली माना जाता था, नई बहाली होती थी। तो सेवा निरंतरता नहीं होता था। जैसे मान लीजिए कि इससे क्या क्या आपको नुकसान था, कि जैसे अभी ही हेडमास्टर की बहाली आई तो उसमें मांगा गया कि 8 साल का अनुभव जो है, 10 साल का अनुभव, हाई स्कूल के लिए जो मांगा गया था 10-12 साल, और प्राइमरी के जो हेड टीचर की बहाली आई उसमें 8 साल का मांगा गया। तो इसमें क्या था कि सेवा निरंतरता जब नहीं थी, तो अगर आप पहले 2013 में बहाल हुए कहीं और 2016 में फिर जाके आप नए जगह बहाल हो गए, तो पहले वाला जो आपका 3 साल था तो वह 3 साल काउंट नहीं होता था, फिर से नए शिक्षक माने जाते थे, तो आपकी सेवा की अवधि काउंट जो है नहीं होती थी। तो यह नुकसान था। तो सेवा निरंतरता का अर्थ हुआ कि आपकी सेवा की अवधि काउंट की जाएगी। दूसरा था कि जो आपको ग्रेड पे था, तो ग्रेड पे जो मिलता था उसमें नियम था कि आप सेवा के 2 वर्ष के बाद ही आपको ग्रेड पे दिया जाएगा। तो मान लीजिए कि आप पहले से कहीं बहाल हैं, आपने 2 साल की सेवा पूर्ण कर ली और आपको ग्रेड पे लग गया, लेकिन आप नए बहाली में फिर दूसरे ग्रेड में जा रहे हैं, 1 to 5 में बहाल हैं, 6 to 8 में जा रहे हैं, या हाई स्कूल में बहाल हैं, +2 में जा रहे हैं, तो आपको यह 2 साल जब सेवा निरंतरता की नियमावली नहीं थी तो यह 2 वर्ष आपका काउंट नहीं हुआ, लैप्स हो गया। तो आप फिर जब नए बहाल हुए तो ग्रेड पे आपको नहीं मिलता था, फिर 2 वर्ष आप अनट्रेंड के रूप में काम करते थे। तो सेवा निरंतरता मिलने से सबसे आपको बेनिफिट बड़ा मिलने वाला है कि जब सेवा निरंतरता का आपको लाभ मिलेगा तो आप एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में भी जाएंगे तो आपकी सेवा अवधि काउंट होगी, जिससे आगे आपको अगर विभागीय आपको हेडमास्टर इत्यादि बनाना हो, या कोई नई बहाली निकाली जाती है, हेड टीचर, हेडमास्टर इत्यादि की, उसमें सेवा अवधि मांगा जाता है और आप चेंज किए हुए रहेंगे, तब आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। दूसरा चीज़ है कि वेतन संरक्षण क्या है। तो वहीं वेतन संरक्षण का मतलब हुआ कि आपको मान लीजिए आप अभी 1 to 5 में हैं और आपको 2 साल से अधिक हो गया है, 2 साल से अधिक से आप काम कर रहे हैं और आपको ग्रेड पे लग गया हुआ है। अब मान लीजिए आपको जो है 25,000 रुपया मिल रहा था, तो जब आप यह वेतन संरक्षण का लाभ नहीं था, तो आप जब 6 to 8 में जाते तो आपको फिर यह घट के आपका वेतन 18,000 चाहे 17,000 से मान लीजिए शुरू होता। लेकिन वेतन संरक्षण का लाभ हुआ कि 25,000 अगर आप पा रहे हैं तो फिर दूसरे ग्रेड में भी जाएंगे तो 25,000 से कम आपको नहीं मिलेगा।
तो वेतन संरक्षण का मतलब होता है कि जिस वेतन पर आप काम कर रहे हैं उसको संरक्षित रखा जाएगा, उससे कम आपको नहीं दिया जाएगा, आप दूसरे ग्रेड में भी बहाल हो रहे हैं। तो अभी हाल ही में वेतन संरक्षण का तो पत्र आया था हाई स्कूल के लिए कि यदि आप हाई स्कूल 9 से 10 के लिए बहाल हैं और 10+2 में आप जा रहे हैं तो आपको वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। अनट्रेंड में आप काउंट नहीं होंगे, आपको जो है जितना अभी वेतन मिल रहा है उससे कम नहीं मिलेगा। लेकिन सेवा निरंतरता नहीं थी, जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा था। तो कहा जा रहा है कि नई नियमावली में दोनों चीज़, वेतन संरक्षण और सेवा निरंतरता दोनों का, यानी सेवा निरंतरता यानी एक ग्रेड से आप दूसरे ग्रेड में जा रहे हैं तो पहले वाले भी काम किए गए, जिस भी विद्यालय में आप काम किए उसकी भी सेवा काउंट की जाएगी, आपकी सेवा अवधि वह जोड़ी जाएगी। और वेतन संरक्षण का मतलब हुआ कि जितना वेतन आप पा रहे थे उससे कम पर फिर नहीं आपका वेतन का फिक्सेशन होगा, तब पेमेंट फिक्सेशन जो होगा वह जो वेतन मिल रहा था उससे कम पर नहीं होगा। यही है सेवा निरंतरता और वेतन संरक्षण। एक और खबर आ रही है कि विशेष शिक्षकों, प्रयोगशाला सहायकों और अनुदेशकों की भी बहाली नई नियमावली के तहत की जाएगी। तो जो 2012 नियमावली थी या 2020 नियमावली थी, तो उस नियमावली में विशेष शिक्षकों या प्रयोगशाला सहायक जो होते हैं हाई स्कूलों में, आपको लैब असिस्टेंट या संगीत इत्यादि, कंप्यूटर इत्यादि के लिए जो अनुदेशकों की बहाली होती थी, विशेष शिक्षक यानी जो विकलांग कैटेगरी के लिए, दिव्यांग के लिए शिक्षक बहाल किए जाते हैं, मंदबुद्धि बालक के लिए विशेष शिक्षक जो बहाल, उनके बहाली की नियमावली जो है उस नियमावली में नहीं थी, उनकी बहाली अलग से होती थी। लेकिन अब बताया जा रहा है कि अब जो नियमावली आएगी उस नियमावली में, नए नियमावली में जो नई नियमावली होगी, तो नई नियमावली में क्या होगा कि 1 to 5, 6 to 8, उसके बाद आपको हाई स्कूल यानी 9th to 10th, उसके बाद 10+2 शिक्षक और साथ ही विशेष शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक, अनुदेशक, इन सभी का भी जो है इसमें नियमावली रहेगी। यानी एक ही नियमावली से सारे लोगों की बहाली होगी, या तो प्राइमरी शिक्षक हों या स्नातक शिक्षक हों, हाई स्कूल हों, +2 शिक्षक हों, विशेष शिक्षक हों, प्रयोगशाला सहायक हों या अनुदेशक हों, सभी की बहाली एक ही नियमावली से की जाएगी। सबका नियमावली एक होगा, जो 2023 में नियमावली आने जा रही है। यही विशेष शिक्षक और प्रयोगशाला सहायक और अनुदेशक की नियुक्ति की नियमावली के बारे में बात कही जा रही है। आगे जो प्रश्न है कि जो आखिर हर बार जो नई नियमावली लाई जा रही है, तो इस बार जो 2023 में नई नियमावली लाई जा रही है, जिसमें नियोजन इकाई को समाप्त किया जा रहा है, 9222 नियोजन इकाई को समाप्त करके 38 नियोजन इकाई बनाए जा रहे हैं, उससे क्या फ़ायदा मिलेगा? तो उससे फ़ायदा, आपको सबसे बड़ा फ़ायदा यह मिलेगा कि जो बहाली की प्रक्रिया होगी तो यह होगा, आपको केंद्रीयकृत आवेदन होगा, केंद्रीयकृत बहाली होगी, केंद्रीयकृत आवेदन होगा। उसके बाद बहाली के बाद आपको जो होगा वह आपको स्थानांतरण में सुविधा होगी, प्रमोशन जो आपका होता है उसमें आपको सुविधा होगी। उसके बाद नियोजन इकाई जब समाप्त कर दी जाएगी तो उससे यह फ़ायदा होगा, अगर जिला स्तर पर होगा, कि जो है निष्पक्ष बहाली होगी, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से बहाली होगी। बहुत सारे इससे बेनिफिट ये सब आपको मिलेंगे कि आवेदन करने के लिए आपको पूरे बिहार का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, आपको जो है रिक्ति खाली नहीं रह पाएगी, रिक्ति बहुत हद तक इससे भर लिए जाएंगे। उसके बाद जो बहाल हो गए हैं उनको भी इससे फ़ायदा मिलने वाला है। नई नियोजन नियमावली में अगर 38 जिलों के लिए 38 नियोजन इकाई बनाए जा रहे हैं तो बहुत ही इससे फ़ायदा मिलने वाला है। अगला जो प्रश्न है कि इन सब नियमावली का जो बात चल रहा है कि 7वें चरण की पूरी बहाली प्रक्रिया जो है कैसे पूर्ण होगी, तो यही होगा कि केंद्रीयकृत आवेदन करना होगा। आपको पहले नियमावली आएगी, मार्च में हो सकता है जो नियमावली आ जाए, जैसा कि शिक्षा मंत्री जी हमेशा अपने हर स्टेटमेंट में इस चीज़ का दावा कर रहे हैं कि 1 महीने के अंदर में आ जाएगा। तो हम लोग मार्च मान लें कि मार्च में अगर नियमावली आती है तो नियमावली आएगी, उसके बाद उस नियमावली के आधार पर केंद्रीयकृत आवेदन होगा।
केंद्रीयकृत आवेदन के बाद जो है जिस आयोग को दिया जाएगा बहाली के लिए, वह आपके शैक्षणिक और टेट स्टेट के आधार पर आपका मेधा सूची बनाएगा। मेधा सूची बना के शिक्षा विभाग को देगा। शिक्षा विभाग आपके मेधा सूची के आधार पर, चॉइस के आधार पर आपको स्कूल आवंटित करेगा। स्कूल में आपका योगदान होगा। ऐसे बहाली की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अगला है कि आखिर कुल कितनी बहाली होनी है, 7वें चरण में कुल कितनी बहाली होगी। तो रिक्ति तो बहुत है, लेकिन जो न्यूज आ रहे हैं, शिक्षा मंत्री द्वारा भी कहा जा रहा है या अखबारों में जो न्यूज आ रहे हैं या प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो न्यूज आ रहे हैं, उसके अनुसार आपको 80 से 85 हज़ार जो है 85 हज़ार यह बहाली होने जा रही है प्रारंभिक में, यानी 1 to 8 में। 1 to 8 के लिए 80 से 85 हज़ार बहाली की बात हो रही है कि 80 से 85 हज़ार बहाली प्रारंभिक स्कूलों में होगी 1 to 8 के लिए। उसके बाद कहा जा रहा है कि लगभग 1.25 लाख 1,25,000 के आसपास जो बहाली होगी, यह होगी हाई स्कूल में 10th स्तर के लिए प्लस 10+2 के लिए। इन दोनों के लिए लगभग 1.25 लाख। हाई स्कूल में बहुत सारे रिक्ति हैं, क्योंकि पंचायत स्तर पर जो है +2 स्कूल बना दिए गए हैं, लेकिन शिक्षक किसी स्कूल में नहीं है, इसलिए 1.25 लाख के लगभग बहाली होगी हाई स्कूलों में। और 80 से 85 हज़ार जो बहाली होगी, वह बहाली होगी आपको प्राइमरी स्कूल में। तो यह लगभग हमने सभी जो प्रश्न मन में उठ रहे हैं उस पर हमने चर्चा किया। विभिन्न अखबारों के माध्यम से, शिक्षा मंत्री के स्टेटमेंट के माध्यम से, या विभागीय सूत्रों के माध्यम से, या हम लोग भी संघ संगठन से जुड़े हुए हैं। इन सब नियमावली का मांग भी हम लोग कितने दिनों से कर रहे हैं। उस आधार पर जो भी बातें छन कराई है उसका हमने विस्तृत विश्लेषण यहाँ पर किया। आगे जो भी इससे संबंधित खबरें आएंगी उसका अपडेट आप तक पहुँचाया जाएगा। विभागीय जब कैबिनेट से पास होकर नियमावली आएगी, उसके भी एक एक बिंदु को हम जो है स्पष्ट करने का कोशिश करेंगे इस पर। तो जैसा कि पहले भी हमने बताया कि शिक्षण लाइन में 9 साल का अनुभव हो गया है शिक्षा विभाग में, और हम लोग संघ संगठन से भी बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, जिससे इस अपने शिक्षा विभाग का अपडेट हमेशा रहता है। तो बहाली के साथ भी और बहाली के बाद भी आपके लिए जो भी शिक्षक बनने से लेकर, बहाली की प्रक्रिया में शामिल होने से लेकर, आपके विद्यालय में योगदान कराने से लेकर, योगदान करने के बाद आप शिक्षक बन जाते हैं, तब भी शिक्षक से संबंधित जो भी खबरें अपडेट होता है, नियमावली होते हैं, आपके कार्यों से संबंधित कैसे कौन काम किया जाता है, कौन सी नियमावली आई, किससे क्या फ़ायदा नुकसान हो रहा है, सभी पर विस्तृत विश्लेषण के साथ वीडियो आपके अपने इस यूट्यूब चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल पर मिलते रहेंगे। तो यदि आप शिक्षक अभ्यर्थी हैं, 7वें चरण का फॉर्म भरने जा रहे हैं, या बहाली में शामिल होने वाले हैं, या आप TET किए हुए हैं, टेट सीटेट निकाले हुए हैं, DLED BEd किए हुए हैं, और आपने शिक्षक बनने की इच्छा रखी हुई है, आपका लक्ष्य शिक्षक बनना है, और बिहार में शिक्षा एवं शिक्षक जगत से संबंधित आप हैं, तो इस अपने DS मिश्रा ऑफिशियल चैनल को निश्चित रूप से ही सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपका जो यह DS मिश्रा ऑफिशियल चैनल है, यह पूर्णतः शिक्षा और शिक्षक जगत को ही समर्पित चैनल है। इसमें छात्र, अभ्यर्थी और शिक्षक से संबंधित जो भी मुद्दे होते हैं, अध्ययन अध्यापन से संबंधित वीडियो आते रहेंगे। इसलिए जो है चैनल को निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि शिक्षक नियुक्ति से लेकर जो भी विभागीय अपडेट आते रहें, आप तक पहुंचते रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अन्य अपने दोस्तों के हितार्थ इसको शेयर जरूर करें। 7वें चरण के बहाली से संबंधित बहुत सारे साथी इंतजार में है कि क्या नियमावली हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो हमने जो कोशिश किया है अन्य लोगों तक शेयर करें। कमेंट करके वीडियो कैसा लगा, आपके लिए उपयोगी अगर रहा हो तो इसमें कमेंट करके बताएं, और चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अन्य सोशल साइट्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आप देख ही रहे हैं, और टेलीग्राम और ट्विटर पर यदि हैं तो सेम नाम DS मिश्रा ऑफिशियल @DS मिश्रा ऑफिशियल नाम से ही सारे सोशल साइट्स पर हम उपलब्ध हैं। सब्सक्राइब, फॉलो के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। आगे हर अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आपको 7वें चरण की शिक्षक बहाली के लिए शुभकामनाएं। जल्द से जल्द शिक्षक बहाली हो, आप शिक्षक बने
और हमारे साथी के रूप में आएँ, आप कार्य करें। आगे शिक्षक बनने के बाद किसी न किसी मोड़ पर हमसे फेस टू फेस भी मुलाकात होगी ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।